Hello, Bacho. We have introduced a new topic, Green Revolution. From the present perspective, the topic is very important because of the Government of India introduced the Bharat Ratna will be given to the MS Swaminathan, the former Director General of Indian Council of Agriculture Researcher, to be given the Bharat Ratna of 2024. Let's start our topic, Green Revolution. जैसे कि हम देख रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, नाम से ही जाहिर है कि ग्रीन और रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति। क्रांति क्या होता है? क्रांति मतलब होता है कि जब हमें किसी चीज को चेंज, लार्ज इफेक्ट करना हो तो हमें एक रेवोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर ग्रीन, ग्रीन यहाँ पर डिनोट कर रहा है कलर को नहीं, ग्रीन यहाँ पर डिनोट कर रहा है एग्रीकल्चर को। अब हमें इससे नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स एग्रीकल्चर को हमको का चेंजेस, एग्रीकल्चर में लार्ज स्केल का एक रिवोल्यूशन लाके चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने के ही प्रोसेस को बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। जो ये नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन, ये ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया गया था, ये दिया गया था, कॉइन किया गया था विलियम एस गैड इन 1968। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा कॉइन किया गया था? वो कॉइन किया गया था विलियम एस गैड इन 1968। अब इसका मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस इसका ये था कि इसका लार्ज इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। इसका मेन पर्पस ये था कि इनका क्या काम करना था, इनको लार्ज इंक्रीज करना था, लार्ज इंक्रीज इन अ क्रॉप प्रोडक्शन, लार्ज इंक्रीज इन अ क्रॉप प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज to achieve the use of artificial fertilizers, pesticides, high yard crops, varieties crop होगा, ठीक है, और टू एज टू ग्रीन रिवोल्यूशन। अब जैसे कि हमें नाम से यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स से याद करेंगे, लार्ज इंक्रीज करना है। लार्ज इंक्रीज मतलब ह्यूज अमाउंट में क्या करना है, क्रॉप का प्रोडक्शन करना है। इन द डेवलपिंग कंट्रीज, कंट्रीज तीन कैटेगरी में डिफाइन की गई है। पहला डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्रीज। तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम देख के एज्यूम करते हैं कि ये कंट्री किस कैटेगरी में बिलोंग करती है। जैसे कि इंडिया, इफ इंडिया बिलोंग्स टू सेकंड कैटेगरी, एज वी नो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग टूवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्री। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। और थर्ड तरीके का होता है अंडर डेवलप, जैसे कि अफ्रीका के ढेर सारे जो छोटे छोटे कॉन्गो फोंगो है, कॉन्गो कंट्रीज हैं, छोटे जो अफ्रीका के देशों के आसपास के कंट्रीज हैं, वो सब क्या है, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में ही क्यों क्रॉप का प्रोडक्शन करना है? क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होते हैं, उनके पॉइंटर्स याद रखिएगा कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है, R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होता है, ठीक है। और इनके पास ना रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है जिसका ये प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके कारण से क्रॉप प्रोडक्शन इंडिया में बहुत कम हो रहा था। तो अब हम R&D तो इतनी थी नहीं, तो हम यार यूज़ करना चालू किए, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना चालू किया, पेस्टिसाइड यूज़ करना चालू किया, और हाई यार्ड क्रॉप वैरायटी सीड्स का इंट्रोड्यूस किया करके हमने क्या किया, एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। जैसे कि हम देख रहे हैं 1960s में हमारे नेशनल एवरेज यार्ड वीट क्या था, वीट का क्रॉप क्या था, बहुत ही लो था एग्रीकल्चर एडवांसमेंट कंट्रीज से, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज से इंडिया का जो पर कैपिटा, पर नेशनल यार्ड वीट था, जो पर हेक्टेयर में वीट का क्रॉप प्रोडक्शन जो था वो हमारे दूसरे कंट्रीज से रिलेटेड बहुत कम था। तो MS स्वामीनाथन जो थे वो फॉर्मल डायरेक्टर जनरल थे कहाँ के, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, IGAR कि वहां पर क्या थे, डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने रीओरिएंटेशन किया, स्ट्रेस दिया और रीओरिएंटेशन किया कि HYV सीड्स को हमको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उन्होंने ही क्या किया, रीओरिएंटेशन मतलब इंट्रोड्यूस करने को बोला कि हमको किस तरीके की सीड्स, नए तरीके की हाई यार्डिंग वैरायटी सीड्स को हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इसीलिए, और वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा गया? जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था ये सबसे पहले दुनिया में लाने वाले नॉर्मन ई बोरलॉग थे। इनका नाम क्या था? नॉर्मन ई बोरलॉग। वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम
इनवाइटेड फ्रॉम मैक्सिको इन 1963। इनको नाइन और फिर एम एस स्वामीनाथन के रिकमेंडेशन पे HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस रीओरिएंटेशन मतलब उनको लाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके द्वारा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, नॉर्मन ई बॉरलॉग को इनवाइट किया गया मैक्सिको से 1963 में। कहा? इंडिया। किसने इनविटेशन किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इंडिया में आइए और यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखिए कि यहाँ पर कौन से टाइप की हमें सीड्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन और इंडिया के एग्रीकल्चर पैटर्न को देख के आप हमको एक सजेशन कीजिए कि यहाँ पर किस तरीके की वैरायटी ऑफ सीड्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा तो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवेल इन इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने क्या, नॉर्मन ई बॉरलॉग ने क्या किया, दो तरीके के सेमी ड्राफ्ट वैरायटी के सीड्स को इंट्रोड्यूस किया। पहला नाम क्या था? लार्मा राजो। पहला पॉइंट याद रखिएगा हमेशा, पहला सीड्स का क्या नाम था? लार्मा राजो और सोनारा सोनारा 64। ये दो तरीके के सीड्स को ड्राफ्ट वैरायटी के चीजों को हमारे इंडिया के लिए प्रिवेलिंग कंडीशन के लिए माना गया कि ये सही है, तो HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया और इनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज भी दिया गया था। किसको? नॉर्मन ई बॉरलॉग को। अब कंपोनेंट्स, अब इस ग्रीन रिवोल्यूशन के फैक्टर्स होंगे कुछ, ये किन किन कंपोनेंट्स मतलब किन किन पिलर्स से ग्रीन रिवोल्यूशन को अचीव किया जाएगा, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि पहला क्या होगा? पहले तो गुड वैरायटी ऑफ सीड्स। जैसे कि हम लोग इससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर के कुछ टाइप्स हैं, एग्रीकल्चर के कुछ पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर एग्रीकल्चर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्या होता है? फ्लोइंग होता है। फ्लोइंग मतलब जब क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम में जब सॉइल का इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोज हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी सॉइल इरोजन के थ्रू इरोज हो जाती है, तो उसको नरिशमेंट फिर से मिक्स करना जाता है। सॉइल को सबसे पहले फ्लोइंग प्रोसेस से मिक्स किया जाता है, उसकी जो फर्टिलिटी को है बैलेंस किया जाता है। फिर उसके सेकंड फेज में आता है सोइंग। फिर हम क्या करते हैं, अच्छे सीड्स को उस फ्लोइंग करके उसमें इनबिल्ड करते हैं, उसमें डालते हैं, किसमें? सॉइल में। फिर तीसरा प्रोसेस आता है इरिगेशन का, मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, लैंड को वाटर प्रोवाइड करते हैं फॉर द नरिशमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद उसको थोड़े दिन के लिए उसका प्लांट आता है। फिर उसके बाद हमने उसमें यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स कंपोनेंट्स, फर्टिलाइजर्स बेस्ड, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं जिनसे उनको न्यूट्रिशंस मिलते हैं और उनकी डेवलपमेंट एक प्रॉपर डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद हम उनका हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग मतलब जब हमारा क्रॉप स्टैंडिंग ऑन द लैंड होता है, तब हम उसको हार्वेस्ट मतलब काट के अलग करते हैं और हमारा ग्रेन जो हमको चाहिए रहता है वो हमको मिल जाता है। तो अभी हमने जान लिया, तो हमें अब कंपोनेंट्स को समझने में आसानी होगा। तो अब ये कंपोनेंट्स के ये जो फेज थे, एग्रीकल्चर के फेजेस जो थे, उनको हमें क्या करना होगा? इम्प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया। तो ये कौन से फेज को अपग्रेड कर रहा है? ये हमारे फ्लोइंग पीरियड को, जिसमें हम क्या करेंगे, सीड्स को फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं और वहां पर वैरायटी सीड्स की जो वैरायटी है उसको एक प्रॉपर वैरायटी HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी responsiveness to the chemical fertilizer, their period maturity is shorter, which enable the farmer to go multiple cropping। अब पीछे कुछ सालों पहले क्या था, जब ये इतना साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारा डेवलप नहीं हुआ था, एग्रीकल्चर के फील्ड में साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न नहीं हुआ करते थे। जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, थ्री टाइप्स के क्रॉप्स उगाते हैं, सीजन्स को डिवाइड कर दिए हैं, जैसे कि रबी, खरीफ, जैद। रबी में हम कुछ अलग वैरायटी के क्रॉप्स को उगाते हैं, खरीफ में कुछ और जैद में कुछ। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है? मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न्स मिल रहे हैं, जिसमें हम मल्टीपल ग्रेन्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रोन कर सकते हैं। ठीक है। तो HYV सीड्स क्या है? जो क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिस्पॉन्स करने के लिए क्या बने बने हुए हैं, उनको वैसा ही डेवलप किया गया है जो वो क्या करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर सके और उनके मेच्योरिटी पीरियड को, जो मेच्योरिटी पीरियड मतलब उनके डेवलपमेंट का पीरियड जो है उसको कम कर सके, और जिससे कम पीरियड में वो क्या होंगे, हार्वेस्टिंग के लिए कंप्लीट होगा, उनका जो पीरियड है एग्रीकल्चर का वो पीरियड शॉर्ट हो जाएगा, जिससे फार्मर्स क्या करेंगे,
अगले अगले अलग अलग समय पे अलग अलग क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने लैंड पे। जैसे कि हम देखते हैं एग्जांपल, जो नए तरीके के सीड्स थे राइस और वीट के, वो कितने दिन ले रहे थे, 100 से 110 डेज ले रहे थे। और जो ट्रेडिशनल वैरायटी सीड्स थे जो हम पहले से यूज कर रहे थे, वो 130 से 150 डेज का पूरा प्रोसेस ले रहे थे, प्लोइंग से लेके सोइंग से लेके अपने हार्वेस्टिंग के पीरियड को, यहाँ से वहां तक के पॉइंट को। जैसे सोइंग सोइंग पीरियड से लेके हार्वेस्टिंग पीरियड के बीच का जो पीरियड था, ट्रेडिशनल पीरियड क्या ले रहा था, ट्रेडिशनल ले रहा था 130 से 150, 130 से 150 ले रहा था। और जो न्यू वैरायटी, न्यू सीड्स थे, न्यू सीड्स से वो कितना ले रहे थे, 100 से 110 तक। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, समय ज्यादा मिल जा रहा है, समय ज्यादा मिल रहा है, मतलब अब हमें दूसरे क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए समय जल्दी हो जा रहा है। तो हमारी जो ये पीरियड है, सोइंग पीरियड से हार्वेस्टिंग पीरियड का पीरियड लेस हो गया, जिससे हम दूसरे क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये फायदे थे। फिर उसके बाद आता है इरिगेशन। अब हमने देखा था ना, सोइंग सोइंग के बाद क्या हुआ था, सोइंग के बाद हमने किया था इरिगेशन। फील्ड को हमने क्या प्रोवाइड करना है, वाटर फॉर देयर नरिशमेंट, प्रॉपर ग्रोथ के लिए उनके। तो अब सरकारों ने क्या किया, एक प्रॉपर इरिगेशन कैनाल्स बनाना चालू किया। ओवर और अंडर इरिगेशन, ज्यादा और अंडर जहां पर कम है, बोथ आर इंजूरियस टू द एचवाईवी सीड्स। अब एचवाईवी सीड्स जो ये नए तरीके के सीड्स थे, इसमें ना वाटर बहुत ज्यादा देना है ना बहुत कम देना है, एक मॉडरेट लेवल ऑफ वाटर देना है। जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में देखा गया था, इंडिया में क्या होता था, हमारी जो इरिगेशन पैनल्स थे, इरिगेशन चैनल्स कैनल्स थे, और उनका जो पूरा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन था, वो इतना अच्छा नहीं था। तो हमारे एग्रीकल्चर जो थे वो ज्यादातर किस पे डिपेंड करते थे, इंडियन रेनफॉल पे। रेनफॉल पे हमारा क्या करता था, इरिगेशन डिपेंड करता था। तो अब हमें तो लेकिन इरिगेशन के लिए, एचवाईवी सीड्स के लिए क्या, ओवर इरिगेशन नहीं चाहिए, अंडर इरिगेशन नहीं चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। किसके लिए, हमारे क्रॉप को उगने के लिए, तो उनका कंप्लीट प्रोडक्शन होने के लिए। अनरिलायबल इरेगुलर सीजन सो दैट अर्जेंट नीड और डायरेक्शन। तो इसके कारण क्या हुआ, सरकारों ने क्या किया, इरिगेशन पैटर्न्स को डेवलप किया, पूरा ट्रैप बनाया, जिससे कैनाल्स, ब्रिजेस, डैम्स, ढेर सारे रिवर्स के पैटर्न्स को डाइवर्ज करके दूसरे लैंड तक ले गए। मतलब उसका जो वाटर का रिसोर्स था रिवर्स का, उसको ब्रॉड सेंस तक फैलाया, बड़े लेवल तक पहुंचाया। फिर उसके बाद अब फिर उसके बाद अब केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया। केमिकल फर्टिलाइजर, द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एचवाईवी सीड्स आर नोन एज हंगर वैरायटी विच रिक्वायर्ड हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स। जैसे कि हमने देख रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का इंट्रोड्यूस किया गया। पहले हम किस पे डिपेंड करते थे, फर्टिलाइजर्स, मतलब उनके पोषण के लिए, क्रॉप के पोषण के लिए हम क्या करते थे, हम क्या यूज करते थे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करते थे, जो हमें और नेचर से मिल रहे थे फर्टिलाइजर, उनको यूज करते थे। लेकिन अभी एचवाईवी सीड्स वो कंप्लीट नहीं थे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रह पाते, उनको और फर्टिलिटी की जरूरत थी। तो केमिकल फर्टिलाइजर मतलब केमिकली बेस्ड उनको न्यूट्रिशन देना हमने प्रोवाइड किया। तो जो ये क्या होता था, सॉइल डिक्रीज हो जाता था, अपनी फर्टिलिटी डिक्रीज कर देता था। और ये जो एच वाई वी सीज थी वो हंगर वैरायटी कहा जाता था, उनको क्या नाम से जाना जाता था, एच वाई वी सीज जो थी उनको हंगर वैरायटी सीड्स बोला जाता था। क्यों, क्योंकि इनको हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर चाहिए रहता था। हाई डोज मतलब इनको बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड की जरूरत होती थी, जिससे वो न्यूट्रिशन ले और अपनी प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे इंट्रोड्यूस करे। फिर उसके बाद अब इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, टू सिक्योर द यार्ड ऑफ द इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड आर बिकम कंपलसरी। अब जब ये जो क्रॉप हमारा फील्ड पे है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या, इंसेक्ट से, पेस्टिसाइड से बचाने के लिए हमने क्या किया, केमिकल से बने इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना चालू किया, जिससे हमारी क्रॉप
फील्ड पे रहते खराब ना हो इंसेक्ट्स के द्वारा। फिर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। अब सरकारों ने क्या किया, लैंड, एग्रीकल्चर के लिए क्या जरूरत है, एग्रीकल्चर तब अच्छा होगा जब लैंड बड़ा हो। अगर लैंड का डिवीजन हो जाता है तो छोटे छोटे लैंड पे क्या होगा, लैंड पे फर्टिलिटी मतलब एग्रीकल्चर करना आसान नहीं है, उसमें प्रोडक्शन कम होता है। तो सरकारों ने क्या किया, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मतलब सरकारों ने क्या किया, अपनी फर्टिलिटी को बराबर रखना चालू किया, मतलब अपने लैंड को बढ़ने नहीं दिया। Small and fragmented land holding has been the main problem of process of agriculture in India। मतलब जो एक लैंड था, फिर उसको जो डिवीजन उस लैंड का हो जाता था, वो लैंड छोटे होते चले जाते थे। भाई, फादर के पास एक लैंड थी, वो सन्स में डिवाइड हुई, वो सन से और सन के पास, उनके सन के पास गई, तो वो डिवीजन ऑफ लैंड होते होते वो लैंड क्या होते चले गए, कंसोलिडेटेड होते चले गए, छोटे होते चले गए। अब उस छोटे से लैंड पे एग्रीकल्चर करना बड़ा मुश्किल था, और क्या उसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए सरकारों ने काम करना चालू किया, लैंड रिफॉर्म। अब जो लैंड रिफॉर्म का कॉन्सेप्ट सरकारों ने इंट्रोड्यूस किया, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस abolish the जमींदारी सिस्टम एंड फर्दर सीलिंग लॉ वेयर इम्पोज। अब जमींदारी क्या है, जमींदारी एक कॉन्सेप्ट था जो ब्रिटिश राज में आया था। ब्रिटिश राज जो, तो ब्रिटिशर्स जो थे, उनको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए क्या करते थे, गांव के एक सरपंच जैसे जो भी हेड मैन होते थे, उनको ही, जो पावरफुल होते थे, जिनके पास प्रोस्पेरिटी हो, पावर, मनी के बिहाफ पे वो पैसे से संपन्न होते थे, उनको क्या करते थे, पूरे गांव का क्या देते थे, लैंड का, लैंड राइट्स दे देते थे। और फिर वही उनको ही कहा जाता था जमींदार। और उनसे ही डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नमेंट उनसे डायरेक्ट क्या करती थी, अपने टैक्सेस को कलेक्ट करती थी। और जमींदार पब्लिक से टैक्सेस कलेक्ट करके जमींदार को मिलता था, जमींदार से ब्रिटिश राज को मिलता था। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आया जमींदार, और जमींदारों के पास बहुत बड़ा सा लैंड होल्डिंग होने लगी थी। फिर जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस आने के बाद 1947 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट लाया, जिसमें जमींदार के पास जो बड़ी बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे, उनको कंसोलिडेट करना चालू किया, सीलिंग लाई, सीलिंग मतलब लिमिट लगा दिया, उनके लैंड के ऊपर लिमिट लगाया कि आपके पास इतने ही लैंड, एक पर्सन के पास इतने ही लैंड रहेंगे। और जो एक्स्ट्रा लैंड होते थे वो पॉवर्टी, पुअर पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गवर्नमेंट ने। ठीक है। फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट्स देना चालू किया। अब अब जो ये नए तरीके के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, HYV सीड्स, जो ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से क्या थे, नए थे, अब इनको खरीदने के लिए मार्केट में क्या मनी की रिक्वायरमेंट थी। तो सरकारों ने चीप और इजी क्रेडिट इनपुट प्रोवाइड करना चालू किया। किसके लिए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स। और जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या देना होगा, कुछ सम ऑफ मनी देना होगा। तो वो क्रेडिट फार्मर्स के पास तो था नहीं, तो वो फार्मर्स क्या करते थे, सरकारों से लोन लिया करते थे, क्रेडिट्स के तौर पे सरकारों से फ्री या फिर चीपर रेट पे क्रेडिट उनको प्रोवाइड की जाती थी, जिससे वो क्या नए तरीके के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड पे, उस पे वो खरीदे, परचेस करें और उनका यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। फिर एट्थ पॉइंट आता है, अब सरकारों ने क्या किया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत जरूरी था। क्यों, क्योंकि इरिगेशन तो डैम बन जाएगा, फिर कैनाल्स बन गए। अभी कैनाल्स तो कुछ एरिया को कवर कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर एरिया को कवर करने के लिए पंप्स का यूज करना होगा। और पंप को चाहिए किसी फॉर्म का एनर्जी, या फिर वो पेट्रोलियम एनर्जी को यूज करे, क्रूड ऑयल का यूज करे, पेट्रोल डीजल का यूज करे, या फिर इलेक्ट्रिक। क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोलियम और डीजल्स का यूज करने पे उनको ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। तो सरकारों ने इलेक्ट्रिफिकेशन चालू किया गांवों की तरफ। रूरल इंडिया में क्या किया, इलेक्ट्रिफिकेशन, जिससे फार्मर्स यूज करें इलेक्ट्रिक एनर्जी को फॉर द पंप स्टेशन, और इरिगेशन को अपने फील्ड तक, वाटर को अपने फील्ड तक पहुंचाएं। ठीक है, जिससे उनका इरिगेशन का पर्पस फुलफिल हो जाए। फिर सरकारों ने क्या किया, अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का इस्टेब्लिशमेंट चालू किया। सरकारों ने इंडिया भर में ढेर सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज
इस्टेब्लिश की, जिसका मेन पर्पस ये था कि वो क्या करेंगी, रिसर्च करेंगी और डेवलपमेंट करेंगी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च फाइंडिंग्स ऑफ टू द फार्मर्स। ठीक है, नए तरीके के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। यहाँ पर ग्रीन का मतलब कलर से नहीं है, यहाँ पर ग्रीन का मतलब है, ग्रीन मतलब क्रॉप, फार्मर, एग्रीकल्चर, और रिवोल्यूशन मीन्स क्रांति। ठीक है, अब उसके एडवांटेजेस के, पहला एडवांटेजेस होगा इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया, एच वाई वी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया, तो ये क्या थे, शॉर्ट स्पेन ऑफ पीरियड में क्या हो जा रहा था, इनका सोइंग पीरियड से इनका हार्वेस्टिंग पीरियड तक का बीच का जो पीरियड था, पीरियड ऑफ इंटरवल, वो क्या हो जा रहा था, रिड्यूस हो जा रहा था। वो कितने पे आ जाता, 100 से 110 डेज पे आ जा रहा था। तो इसके कारण से क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में शॉर्टर पीरियड में लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी इंट्रोड्यूस हुई, जिससे क्या हुआ, सस्टेनेबल sustainable increase in agriculture production and productivity. Foods grains output increased from 81 million ton in third plant to 202 million ton in the 10th plant। जैसे कि हम देख रहे हैं 81 मिलियन टन था हमारा थर्ड प्लान। थर्ड ये कौन सा प्लान है, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो गवर्नमेंट ने 5 ईयर्स प्लान यूज किया था, उसके थर्ड प्लान पे, थर्ड प्लान में हमारी फूड ग्रेन का इंक्रीजमेंट कितना हुआ था, 81 मिलियन। और 10th प्लान तक आते आते वो कितना हो गया, 202 मिलियन टन तक हो गया। फिर अब जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उससे परचेजिंग पावर उनकी डेवलप होगी, किसकी, फार्मर्स की। वो सेल करेंगे, उनको तो उनका प्राइस मिलेगा, प्राइस मिलेगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, फार्मर्स की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो फार्मर्स की क्या होगी, प्रोस्पैरिटी डेवलप होगी। तो सेकंड पॉइंट यही है, द प्रोस्पैरिटी ऑफ फार्मर्स, अर्निंग ऑफ द फार्मर इंक्रीज विथ इंक्रीज और इन प्रोडक्शन, शिफ्ट फ्रॉम सस्टेनेबल टू कॉमर्शियल फार्मिंग। अब प्रोस्पैरिटी की तरफ फार्मर्स जाने लगे, क्यों, क्योंकि उनको अर्निंग होने लगी। पहले पहले के हमारे जो देश में फार्मर्स थे वो क्या थे, सस्टेनेबल फार्मर्स थे। सस्टेनेबल फार्मर्स मतलब वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, और अपने फुलफिल रिक्वायरमेंट को करने के लिए क्रॉप्स का एग्रीकल्चर करते थे। लेकिन अब प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई, उसी फील्ड पे इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई कि वो सस्टेनेबल तो हो ही गए हैं, सस्टेन तो हो ही जा रहा है, उसके साथ साथ उनके पास एक्सेसिव जो क्रॉप है उसको वो कॉमर्शियल मतलब बेच दे रहे हैं और सोल्ड कर रहे हैं। तो वो उससे वो फार्मर्स क्या हो गए, सस्टेनेंस सस्टेनेबल फार्मर से कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ से पहुंच गए। फिर लेस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। अब इंडिया क्या था, पहले ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले के फेज में क्या था, हमारे पास ग्रेन्स की कमी थी, तो हमको क्या करना था, लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स हमको इंपोर्ट करना पड़ता था, जिससे हमारे पास क्या होता था, हमारे पास रिजर्व्स की कमी होती थी। ठीक है, जिससे अब इसके एडवांटेजेस में ये आता है कि हमें इंपोर्ट कम करना पड़ रहा है। फाइनली इंडिया इज वॉज ऑन इट्स वे टू सेल्फ सफिशिएंट। अब इंडिया सेल्फ सफिशिएंटी की तरफ जा रहा है, मतलब हमारे ग्रेन्स, हमारे कंट्री में जितने ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है उतना हमारे लिए फुलफिल है। फोर्थ पॉइंट, अब जब यहाँ पर ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जहां पर मनी आएगा वहां पर क्या आएगा, कॉमर्स आएगा, बिजनेस आएंगे, बिजनेस आएंगे तो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होगी। अब जब देख रहे हैं कि हमारा सेल्फ सफिशिएंट ग्रेन हमारे पास हो रहा है, परचेसिंग पावर ऑफ फार्मर्स बढ़ गई है, फार्मर्स के पास अर्निंग आ रही है तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ गई है, तो वो परचेस कर रहे हैं। क्या परचेसिंग करेंगे, लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन, लार्ज स्केल ऑफ मैकेनाइजेशन, और ट्रैक्टर्स का यूज करेंगे, हार्वेस्टर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, और ये सारे इक्विपमेंट्स को वो अर्न परचेस करेंगे। तो परचेसिंग पावर इंक्रीज हो गई है, तो उससे रिलेटेड अब इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा उस एरिया में। तो due to large scale mechanization which was brought by the green revolution, demand for different type of mechanical machines like tractors, harvesters, pesticides and in the insecticides introduced in industries। अब इससे यहाँ पर क्या हुआ, ढेर सारे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। फिर आते हैं हम लोग आगे,
फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट। अब क्या हो रहा है धीरे धीरे, गांव में खुद लोग क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। अब जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था, इसका ज्यादातर इफेक्ट हमको कहाँ देखने को मिलता है, हरियाणा, पंजाब, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया पे इसका ज्यादा मोर प्रोस्पेक्टिव पे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ इन कंपैरिजन टू साउथ इंडिया। उसके कुछ और प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो हम देखेंगे आगे कभी। रूरल एम्प्लॉयमेंट कैसे डेवलप हुआ, लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स laborers migrated from area like eastern UP, Bihar, Punjab, where they got better employment opportunity। अब इंडिया के ढेर बड़े से एरिया से लोग कहाँ, रूरल एम्प्लॉयमेंट की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। अब लोग रूरल की तरफ जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की तरफ। अब वहां पर उनका कंसोलिडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उनके पास क्या है, वर्क है। ठीक है, तो वहां पर वो शिफ्ट हो रहे हैं। फिर आते हैं हम इसके डिसएडवांटेज। जैसे एवरी एवरी कॉइन हैज अ टू फेसेस, तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हुए। लैंड डिग्रेडेशन। अब हमने क्या यूज किया, ओवर डोजेज यूज करना चालू कर दिया था, किसका, केमिकल फर्टिलाइजर्स का। हमने क्या किया, ओवर यूज किया केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, फिर इंसेक्टिसाइड्स का। केमिकल बेस्ड कंपोनेंट्स का यूज करने से हमारी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी थी, वो लैंड डिग्रेडेशन की तरफ, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती चली जा रही है। ठीक है, जिससे अल्कलिनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज हो गई। अब हम बिना फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स के क्रॉप को उगा सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने लैंड का क्या किया, दोहन किया। हमने उसको प्रोडक्ट केमिकल्स दे दे के उसकी प्रोडक्टिविटी को शॉर्ट पीरियड के लिए तो हमने उसको क्या किया, अपग्रेड कर दिया, एक लार्जर अमाउंट पे पहुंचा दी उसकी प्रोडक्टिविटी। लेकिन लार्ज लॉन्ग टर्म में उसको हमें क्या देखने को मिल रहा है, आज हमको क्या पता चल रहा है, लैंड डिग्रेडेशन। इसीलिए सरकारें आजकल क्या इंसिस्ट कर रही है कि फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं, वही पुराने कॉन्सेप्ट की तरफ। फिर अब इरिगेशन के लिए क्या किया गया, ग्राउंड वाटर डिप्लीशियन होना चालू हुआ। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन मतलब अब इरिगेशन के लिए कहीं कहीं तो कैनाल, जहां पर सरकारों ने इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था दी थी, जैसे इरिगेशन के लिए कैनाल्स का डेवलपमेंट किया था, फिर डैम्स का डेवलपमेंट किया था, बैराज बनाए थे ढेर सारे। तो वहां उस एरिया में तो वाटर इनसे हमको फार्मर्स को मिल जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसे एरिया थे जहां पर फार्मिंग के लिए ये सुविधाएं नहीं थी, कैनाल्स का नहीं मुहैया हो रहा था। तो उस एरिया में जो फार्मर्स हुआ करते थे, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, वाटर के किस सोर्स पे डिपेंड थे, ग्राउंड वाटर के सोर्स पे डिपेंड थे। अब ये ग्राउंड वाटर पे क्यों डिपेंड थे, क्यों, क्योंकि उनके पास कोई और कैनाल या वाटर रिवर वाटर का सोर्स नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, ग्राउंड वाटर का एक्सटॉर्शन करना चालू किया, मतलब उससे दोहन चालू किया, दोहन करना चालू किया। तो उससे क्या हुआ, लॉन्ग शॉर्ट टर्म में तो उनको पानी मिल जा रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। अब ग्राउंड वाटर की जो लेवल ऑफ वाटर थी, वो डिक्रीज होती चली जा रही, कम होती चली जा रही है। ठीक है, इरिगेशन रिजल्ट्स डिप्लेशन इन वाटर टेबल पे इसका इफेक्ट आ रहा है इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे पंजाब में हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, सारे लोग क्या यूज कर ले रहे हैं, समरसेबल, अंडरग्राउंड वाटर वेल का यूज कर करके क्या कर रहे हैं, अपनी लैंड का इरिगेशन के लिए पर्पस के लिए लैंड को ये अंडरग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूज हो रहा है, लैंड वाटर, जिससे क्या हो रहा है, वाटर टेबल डिक्रीज होता चला जा रहा है। Ecological or health impact. The excessive use of pesticides increase the presence of residuals of foods and environment. As a result, consequence health effect and also destroy useful microorganisms. अब जैसे कि हमने देखा था ना कि फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स किसे कहते हैं, अर्थवॉर्म को। क्यों, क्यों, क्योंकि वो सॉइल को क्या करता है, ईट करता है, और सॉइल को क्या करता है, थोड़ा सा सॉफ्ट बना देता है। ठीक है, जिससे उसके अंदर क्या, माइक्रोब्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, तो उससे क्या होता है, उस सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करती है। जैसे कि हम देख रहे हैं ना, फार्मर, फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स क्या किससे कहते हैं, माइक अर्थवॉर्म को। ठीक है, तो उसी तरीके के और भी जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, पेस्टिसाइड्स, केमिकल बेस्ड कंपोनेंट्स का यूज करके उन इंसेक्टिसाइड मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रॉय किया हमने।
उन्हीं फील्ड्स को जो प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज कर रही थी हमने उनको ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब हमारे फील्ड पे इकोलॉजिकल का इफेक्ट नहीं हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का नॉट इको 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 फ्रेंडली हम नहीं रह पाए। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, पेस्टिसाइड्स इंक्रीज करके हमने क्या किया, फूड और इन्वायरमेंट को इफेक्ट किया। हमारा फूड साइकिल होता है उसको भी हमने इफेक्ट किया है। अनएम्प्लॉयमेंट अब धीरे धीरे एक्सेसिव आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आ रहा है? अब हमने क्या किया, एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट, R&D यूज करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूज करके हमने एग्रीकल्चर मशीन्स का डेवलपमेंट किया। जिससे क्या हुआ, लेबर वर्क हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जहां पर 2 से 3 लेबर यूज होते थे अब वहां कोई लेबर यूज नहीं होता, एक लेबर यूज होता है, ट्रैक्टर से पूरा फ्लोइंग हो जा रहा है, सोइंग हो जा रहा है। सोइंग के लिए भी अलग अलग इक्विपमेंट्स आने लगी हैं। फिर इरिगेशन के लिए हमने पंपिंग स्टेशन का यूज करना चालू किया। ठीक है, ड्रोन वाटरिंग करना हमने यार चालू कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग के लिए भी ट्रैक्टर्स आने लगे हैं। ठीक है, ढेर सारे इक्विपमेंट्स आने लगे हैं जिससे हम हार्वेस्टिंग भी इजिली कर सकते हैं। तो लेबर इंटेंसिटी से हम क्या चले गए, मशीन इंटेंसिटी की तरफ चले गए, इंटेंसिटी की तरफ। तो जिससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट का राइज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लार्ज स्केल पे डेवलप हुआ। फिर आते हैं हम लोग लास्ट में। अब इसके कारण कंक्लूजन पे आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े। तो जैसे कि हमने पहले बोला था कि एवरी कॉइन हैज अ टू फेसेस, one face has a negative and the second is a positive. As like just that green revolution has a both positive and negative faces. शॉर्ट टर्म में तो वो पॉजिटिव इफेक्ट दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आज हमको क्या देखने को मिल रहा है, उसमें एक निगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन, देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन फूड गेन। इससे तो हम लोग नहीं मना कर सकते कि लार्ज इंक्रीज हुआ, कंसिडरेबल इंक्रीज इन फूड गेन। प्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। जैसे कि हम देख रहे थे, हमारे पास क्या हुआ था, फेमाइन इंडिया में बहुत आई थी। उससे बचने के लिए, उससे टैकल करने के लिए हमको क्या, फूड गेन की जो शॉर्टेज थी उसको ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से हमने उसको कम किया। ड्यू टू दिस इट लेट्स टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड गेन। अब इसके कारण से हमें जो डिमांड हमारी बढ़ रही थी, डिमांड क्यों बढ़ रही थी ग्रेन्स की, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और पॉपुलेशन और भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ माइग्रेंट बहुत आने लगे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से लार्ज अमाउंट ऑफ क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ, और माइग्रेशन होके वो हमारे देशों में आए, और इससे पॉपुलेशन का राइज हुआ, और पॉपुलेशन होगा तो हमें लार्ज डिमांड होगी ग्रेन्स की। तो उसको फुलफिल करने के लिए हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प किया हमारे बैलेंस करने के लिए। अ बैलेंस मस्ट बी ऑल्सो बी फाउंड बिटवीन ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड मॉडर्न फार्मिंग एज वेल एज विथ नेचुरल ग्रोथ। तो हमको एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स है जो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं लास्ट में। तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मॉडर्न फार्मिंग के बीच में एक हमको प्रॉपर बैलेंस बनाना चाहिए, जिससे हमारे लॉन्ग टर्म में हमको इतना ज्यादा इफेक्ट ना हो। तो ये कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रोज एंड कॉन्स थे, हमने डिटेल में चेक किया। हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स याद करने वाला है। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, एम एन स्वामीनाथन, जिनको इसमें क्या मिल रहा है, 2024 में भारत रत्न से अवार्ड किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है। ये हमारा आज का लेक्चर था। I like you all like the lectures. Thank you.